वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 8 जो कि है म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो क्या होते हैं, उनके फीचर्स देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जाता है। हम तो बस टीवी पे देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट कि म्यूचुअल फंड सही है, कुछ वेबसाइट्स के प्रचार हो जाते हैं, उसमें हम जाके देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन है वो कैसे होती है, किन रेशियोज को देखा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को जानेंगे, जो रेगुलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग उनके बारे में पढ़ेंगे और फंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में फंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वाइंडिंग अप जब प्रोसेस होता है तो कैसे वर्क करता है। लाइफ इंश्योरेंस में हम देखेंगे प्लान्स के बारे में, यूलिप्स के बारे में, यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ हमारी इरडा की गाइडलाइंस हैं रिसेंट, उन्हें देखेंगे। देखिए यूलिप्स वगैरह लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने चैप्टर IC01 में कुछ चीजें थी वो भी मैंने डाल रखी है वीडियो, आप चाहें तो उनको फॉर मैं यहाँ पे मैं ब्रीफली ही पढ़ाऊंगा, है ना। और चैप्टर IC01 में जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं पहले, उनमें उसके बारे में एक डीप इन डेप्थ नॉलेज है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अभी वीडियोस का सवाल है, IC 89 पे भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और हमने चैप्टर 1, चैप्टर 4 जो कि हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 7 इंडियन कैपिटल मार्केट्स, उसके बाद चैप्टर 13 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और चैप्टर 15 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स। इनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, चैनल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 की, जो कि हमारा म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और AIFs के बारे में। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। So mutual fund is a mechanism for pooling the resources by issuing units to the investors and investing funds in securities and schemes in consideration of prospects or potential of various securities in respect of appreciation, security and return on investment। को समझ आया? आइए बात करते हैं कि क्या होता है। देखिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये आपका रिसोर्स पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस करता है और यूनिट्स इशू करता है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर ढेर सारे इन्वेस्टर से पैसा लेके एक पूल बनाता है, म्यूचुअल फंड का पूल बनाता है और उन पूल वाले पैसों को वो मार्केट में शेयर्स खरीदता है, ठीक है, या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और उनको किस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करता है कि मैं थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए बना लूं और बाकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिन्होंने मेरा पैसा मुझे संभालने के लिए दिया है उनमें मैं इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा दे दूं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है जिसमें पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है, इन्वेस्टर्स को यूनिट इशू करते हैं और जो फंड्स हैं उनको कहाँ पे लगाया जाता है, सिक्योरिटीज में या स्कीम्स में लगाया जाता है, किस प्रोस्पेक्ट्स में, जहाँ पे एप्रिसिएशन मिले, सिक्योरिटी मिले और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिले। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ हमारा सेविंग्स। देखिए पहले जो हमारे ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स थे वो क्या थे, ट्रेडिशनल सेविंग मेथड हमारे लोग FD कराते थे, RD कराते थे, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लेते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये चला गया है, लेकिन अभी क्या है कि पहले SIPs में अगर 1 रुपया आता था और FD RD में 9 रुपये आता था, तो अब ये रेशियो थोड़ा चेंज हो गया है कि RD FD में 3 रुपये आ रहा है और बाकी इन्वेस्टमेंट्स में आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में 7 रुपीज आ रहे हैं। मतलब इसका जो पोर्शन है वो काफी घट गया है, ठीक है। ये मैं आपको सांकेतिक नंबर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स वेरी कर सकते हैं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, कल को कोई ये बोले कि नहीं आपने तो 3 बोला था, वो तो 7 है, वो तो 8 है। मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले ऐसा था तो वो थोड़ा अभी ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि लोगों को अभी क्या क्या फास्ट मनी की आदत लग गई है, ठीक है।
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स देख रहा हूँ मैंने चेक किए गूगल पे, आप देखेंगे 12% क्लब है, हर दिन ही इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं। अभी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड हमारा क्या है, मैकेनिज्म है पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज का, इशू करता है यूनिट्स इन्वेस्टर्स को और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ताकि हमारा एप्रिसिएशन मिले, सिक्योरिटी भी मिले पैसे की और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ, हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल हुआ। किसके लिए, जो पहले सेविंग्स होती थी उन्हीं को, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी कैपिटल बनाने का है अभी मौका, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन भी पैसा बना रही है। 1 तारीख को आपकी एसआईपी कट जाती है, 5 को कट जाती है ना। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, अगर अभी आप सेबी का डेटा उठा के देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया का, तो जो हमारी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो काफी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए से इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो ये काफी ही मतलब बूम करने वाला सेक्टर है। म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हर आदमी बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो ये सोचता है कि मैं थोड़े से ब्रोकरशिप में अपने पैसे को सेव कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में लगा के आराम से सो सकता हूँ, है ना। तो आपने प्रचार भी देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, और तमाम वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स हैं उनसे हट के, क्योंकि उनमें देखिए अभी जो रेट हमारे घट रहे थे, तो काफी नीचे तक रेट्स आ चुके थे। 7.1 आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट मिल रहा था, और वहीं आपको म्यूचुअल फंड्स में या अभी आप न्यू पेंशन स्कीम्स में आप देख लीजिए काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये अभी बहुत ज्यादा बूम कर रही हैं। ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये काफी बूम कर रही हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी उन्हीं में से एक है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए और कैपिटल फॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टर्स को कहा जाता है यूनिट होल्डर्स। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स उनको क्या देता है, यूनिट्स देता है। यूनिट होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड कैपिटल अप्रिसिएशन रियलाइज्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स थ्रू वेरियस स्कीम्स। सही बात है। अगर आपने 1,000 रुपए का एसआईपी कराया, ठीक है, अभी अगर आपके पास एसआईपी है तो आप उसे खोल के देखिएगा, है ना। तो 1,000 की आप एसआईपी कराते हो, तो आपको मान लो 10 यूनिट्स मिली। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द यूनिट्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, है ना। वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और लॉसेस को शेयर करते हैं। तो 1,000 में अगर 10 यूनिट मिली आपको, और अगर वो 10% बढ़ा, ठीक है, तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। इसको 100 रुपए प्रॉफिट, आपको 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा, और टोटल अगर 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा तो उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा होगा। म्यूचुअल फंड को 100 करोड़ का होगा, लेकिन आपका 1,000 रुपए का ही है ना। अगर 1,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड स्कीम में टोटल पैसा है, एयूएम जिसे बोलते हैं, ठीक है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो 1,000 करोड़ का है और उसमें 10% का रिटर्न आ रहा है, तो टोटल 100 करोड़ का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, बट आपके प्रपोर्शन में ही तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। आपको आपने अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 1,000 का ही है, तो आपको 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, और कैपिटल एप्रिसिएशन जो भी म्यूचुअल फंड्स रियलाइज करेंगे, आपने उसमें जितना पैसा लगाया होगा उसके ही प्रपोर्शन में आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आई होप ये लाइन आपको क्लियर होगी कि यूनिट होल्डर्स कहलाते हैं। ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए मार्केट रिस्क तो कभी भी है ना, मार्केट रिस्क कभी भी है। All mutual funds investments are subject to market risk and investment risk such as investment risk भी है, market risk भी है। market risk क्या है, देखिए कई कई बार आप देखते होंगे अनायासी मार्केट गिर जाती है, फिर आपको न्यूज खोल के देखते हो रशिया वर्सेस यूक्रेन में युद्ध हुआ और मार्केट जो है आज 1100 पॉइंट्स गिर गई, सेंसेक्स 1200 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट गिर गया, 1500 पॉइंट गिर गया, ऐसे करके न्यूज आता है। ठीक है, सच एज ट्रेड वॉल्यूम, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारी चीज होती है। तो अब उसमें होता क्या है, मार्केट रिस्क। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसमें मार्केट रिस्क होता है। मार्केट गिर गया, देखिए आप अब बैंक में भी पैसे आप बोलते हो कि सेफ गार्डेड है, लेकिन अगर बैंक ही डूब गया कोई, तो आपकी जो बैंक की वैल्यू है 5 लाख तक ही आपके सेफ गार्ड करता है डीआईजीसी जो है हमारी। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन जो है। तो ऐसा नहीं है,
हर चीज आपके मार्केट रिस्क पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट रिस्क पे डिपेंड करती है। ट्रेड वॉल्यूम्स ही घट गए, ठीक है। पहले यस बैंक था, आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए। देखिए मैं किसी भी कंपनी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत खराब कंपनीज है, जो मैंने न्यूज में देखा है, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स। कि पहले शेयर यस बैंक का जो शेयर था वो 2000 रुपीज में था, ठीक है, 2000 रुपीज में था, और वो बाद में 2 रुपीज 2 रुपीज तक, 2 रुपए का भी आ गया था। यस बैंक का शेयर 2 रुपीज का, 2 रुपीज का भी चला था, 5 रुपए का भी है, अभी भी 15 रुपीज का है। तो ये किस वजह से है? ये मार्केट रिस्क की वजह से है, इन्वेस्टमेंट रिस्क की वजह से है। उसने जो लोन्स बांटे थे वो डिफॉल्ट करने लगे और वो उसकी जो प्राइसिंग है वो गिरने लगी। फिर आपका क्या हुआ? ट्रेड वॉल्यूम्स गिर गए, है ना, सेटलमेंट रिस्क हो गए, जिसने शेयर ले रखे थे, वो सारी चीजें आ सकती हैं, लिक्विडिटी रिस्क भी लोगों को लगता है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड हमारा मार्केट रिस्क तो है ही, इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है उसको, ठीक है, सेटलमेंट रिस्क भी हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क भी झेल सकता है वो, ठीक है, कि उसे पैसे देने हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन वो पैसे नहीं दे पा रहा, डिफॉल्ट रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, और कैपिटल का लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लॉसेस भी होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट के लिए आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे कि मैं तो सिर्फ प्रॉफिट करूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज, एनी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, अगर आपको वो रिटर्न दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ रिस्क के साथ दे रहा है, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न या तो मिलेगा तो आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो इन्फ्लेशन को अगर बीट कर रहा है, जैसे इन्फ्लेशन है यहाँ पे 7%, 8%, 5%, 6%, ठीक है। एफडी के रेट्स देख लीजिए आप बोलते हो एफडी बहुत सेफ है, एफडी आपको कितना दे रही है आज की रेट में? 5.5-6% दे रही है। 5-6% आपकी इन्फ्लेशन है। जो 100 रुपए आपको 105 मिलेंगे, तो 105 में वही चीज ले पाओगे आप जो आज 100 रुपए में ले पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क हमको लेने ही पड़ेंगे। इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, देखिए हमारे जितने भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं वो और कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? इंडियन ट्रस्ट एक्ट से, ठीक है। तो जो ट्रस्ट एक्ट है, उस जितने भी ट्रस्ट होते हैं उनको कुछ ना कुछ हमारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। An arm's length relationship it is required between fund sponsor, trustee, custodian and asset management company। अब देखिए ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन तो इन्होंने छोटी सी लिख दी कि an arm's length is relationship is required, इसका मतलब समझिए। तो आर्म्स लेंथ की जो बात होती है, जैसे फंड स्पॉन्सर है, ट्रस्टी है, ठीक है, कस्टोडियन है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आर्म्स लेंथ में करेंगे, मतलब कि जो ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है, पार्टीज करेंगी, बिजनेस करेंगी साथ में, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा, उनके जो डिसीजन होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और सेल्फ इंटरेस्ट में रहेंगे, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट में रहेंगे। अब देखिए इसकी जो हम म्यूचुअल फंड्स में क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज हमारे म्यूचुअल फंड्स में होनी चाहिए। जो फैसिलिटीज हैं लाइक सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट बेनिफिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई म्यूचुअल फंड को समझना बहुत आसान है। आपने 1000 रुपए डाले, उसकी कुछ एनएवी चल रही होगी, ठीक है, एनएवी चल रही होगी, तो वो एक नॉर्मल शेयर की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे आप अभी टीसीएस का शेयर लेने जाओ, तो टीसीएस का शेयर कितने का है? 3000 रुपीज का सपोज, है ना। तो आज आपके पास अगर 1000 रुपए है तो क्या आप टीसीएस का शेयर खरीद सकते हो? आप नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड ले सकते हो जिसने टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो टीसीएस बढ़ेगा तो वो म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, तो आपकी एनएवी बढ़ेगी। यानी आपके पास क्या आ गई? अफोर्डेबिलिटी आ गई, सिंप्लिसिटी। समझ में आ गया आपको? सिंप्लिसिटी मतलब आपकी एनएवी है, इजी है आपके लिए समझना। अफोर्डेबिलिटी मतलब टीसीएस का शेयर आप नहीं खरीद सकते, लेकिन आपने 1000 की एसआईपी से ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदा जिसने टीसीएस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपने एक तरह से टीसीएस में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आप अफोर्ड कर पाए उसको, जो कि आप अदरवाइज नहीं कर सकते थे। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, एक म्यूचुअल फंड है, उसने बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा लगा रखा है, ठीक है। सपोज ऑटो में लगाया है, बैंकिंग में लगाया है, ठीक है, और एक दो केमिकल्स में लगाया है। अब केमिकल सेक्टर लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा था, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये गिर रहा है, तो ये जब गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? या तो इसमें इस नजरिए से कि भाई निकल जाते हैं और बाद में री इन्वेस्टमेंट जब एक लेवल पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा। देखिए जब कोई भी चीज गिरती है तो एक लेवल पे गिरती है, फिर वहां से वो बाउंस बैक करती है, ठीक है। तो उस नजरिए से वो उसमें निकल सकता है और बाद में लगा सकता है। कंपनी का जो फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है,
ठीक है, या वो उसमें बाय करता जाए, ठीक है, या सेल करके बैठ जाए ना, कुछ भी कर सकता है वो। तो इससे क्या आ गया आपको, सिंप्लिसिटी, एक सेकेंड, सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी हो गई, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो ही गया आपका, और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट बेनिफिट। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट बेनिफिट का क्या मतलब हुआ कि आपके फंड को बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक आपने हायर कर रखा है, थोड़े से पैसे दे के कंपनी ने हायर कर रखा है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। उसका काम ही यही है कि वो ये देखे कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या कौन सी कंपनी से उसे निकल जाना चाहिए। अब देखिए, हर इंसान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसी शिक्षा दी, उन्होंने ये सोचा कि हम उनसे बेहतर हों, हम ये सोचेंगे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर हो, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सिमिलरली जब आप म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगाते हो, एसआईपी करते हो, तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे ना, कि मैं म्यूचुअल फंड क्यों में पैसा क्यों लगा रहा हूँ, मेरी क्या मंशा है, मैंने उसमें पैसे लगाए तो मैं चाहता क्या हूँ उस पैसे से। इसके बारे में बात करते हैं कि अ, कैसे क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स को उनके ऑब्जेक्टिव के आधार पे अगर हम देखें तो कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे इनकम ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं और हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं। तो इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स क्या होती हैं, देखिए इनकम का क्या मतलब होता है, जैसे अभी आप सैलरी कमाते हो वो आपकी इनकम होती है। सैलरी मतलब आपको क्या मिल रहा है, हर महीने एक फिक्स इनकम मिल रही है ना, मतलब फिक्स है या फिर वेरिएबल है, जैसे भी है आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल रहा है। तो हमारी जो इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, फिक्स्ड इनकम देती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और फिक्स्ड इनकम यील्डिंग सिक्योरिटीज में ही पैसा लगाएंगी तभी तो फिक्स्ड इनकम देंगी। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है हमारी, जैसे बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स में मैंने आपको बताया था कूपन रेट होता है, उस कूपन रेट का पे आपको पैसे मिलते रहते हैं। सपोज 3% 5% पे कूपन रेट है तो 5% आपको मिलता रहेगा, जो भी मेच्योरिटी होगी तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो उन स्कीम्स में लगाओगे तभी तो आप एक इनकम ओरिएंटेड स्कीम में पैसा आपको इनकम फिक्स कब दे पाएगा वो, जब वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएगा यानी बॉन्ड्स में लगाएगा तभी दे पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया कि मेरे को इनकम मिले, तो आपको इनकम कहाँ से मिलेगी, म्यूचुअल फंड वाला कहाँ लगाएगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएगा यानी बॉन्ड में लगाएगा। तो ये देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन एक बन सकता है कि एक एक्स वाई जेड इन्वेस्टर है, उसको फिक्स्ड इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम के लिए वो कौन से म्यूचुअल फंड में जाए, वो इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स में जाए। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स क्या करती हैं, ये स्कीम्स हमारी ग्रोथ करती हैं, मतलब ऑफर करती हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को ये ग्रोथ ऑफर करती हैं। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपका जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो हाई रिटर्न दें, जैसे कि डिविडेंड भी के थ्रू दें या कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू दें, कैसे भी दें, ठीक है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको डिविडेंड भी मिलता है और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है। ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट के पीछे जो आपका मंशा है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, कैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इनकम ओरिएंटेड में आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के थ्रू मिलेंगे और ग्रोथ ओरिएंटेड में आपको आपके कैपिटल एप्रिसिएशन एंड आपका हाई रिटर्न्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और इसकी तो मैंने आपको बात बता ही दी कि आपको उसमें अगर रिटर्न चाहिए तो आपका रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स रिस्क रिस्क के साथ आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तो बात हमने कर ली, आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, इसके थ्रू तो आपके दो तरीके के हो गए। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि मैं मेरा इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो कैसा है, स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं देखूं कि मैं किस किस चीज में इन्वेस्ट करता हूँ ज्यादा, तो आपने देखा होगा कि इक्विटी फंड्स होते हैं, बैलेंस फंड्स होते हैं, सेक्टर फंड्स होते हैं। लार्ज कैप में ज्यादातर अगर लार्ज कैप फंड लेंगे तो जो भी आपका फंड होगा वो 90-95% लार्ज कैप कंपनीज में ही ट्रेड करेगा, ठीक है। मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं, आपके ईएलएसएस होते हैं जो टैक्स सेविंग, ये काफी चलता है, ठीक है, टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में खरीदते हैं। इंडेक्स फंड्स हमारे सेंसेक्स और निफ्टी के आधार पे या फिर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी के थ्रू आप फंड्स में लगाते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली अगर आप क्लासीफाई कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स को, तो ये हमारे
इतने तरह के होते हैं। इसके बारे में देखिए, एज जो नेम है वैसे ही सजेस्ट कर रहा है आपको। इक्विटी फंड्स हमारे क्या होंगे, ये फंड्स हमारे इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में और इन्वेस्टर्स को इनेबल करेंगे कि वो बेनिफिट्स उठा सकें स्टॉक मार्केट का। ठीक है, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है। मतलब इक्विटी में आपका रिटर्न भी हाई, रिटर्न हाई और रिस्क हाई। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बैलेंस फंड में क्या होता है भाई, ये आपका बैलेंस्ड है, मतलब कुछ इक्विटी में है कुछ बॉन्ड्स में है। सपोज 30-50 50-50, तो आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि भैया आपको जो स्टॉक्स के एप्रिसिएशन भी मिलेगा, कुछ स्टॉक्स में भी लगा रखा है तो एप्रिसिएशन वहां से भी मिलेगा, और कुछ आपका फिक्स्ड इनकम भी मिलेगी। तो बैलेंस फंड्स हमारे इस हिसाब से काम करते हैं। अब सेक्टर फंड्स होते हैं, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि बैंकिंग फंड्स, ठीक है, या ऑटो फंड्स या आपके केमिकल फंड्स, है ना। तो ये हमारे इन सेक्टर्स में ही पैसा लगाते हैं। इन सेक्टर्स में ही अगर आपको किसी एक स्मॉल केसेस अभी आप देख रहे होगे, आप पढ़ना, गूगल करना स्मॉल केस क्या होता है। तो सेक्टर फंड्स में क्या होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही लगा रहे हो। आपको सपोज आईटी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो आप टीसीएस नहीं खरीद सकते, इन्फोसिस नहीं खरीद सकते, विप्रो नहीं खरीद सकते। आपको लगता है कि मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं जिसमें पैसे लगाऊंगा वो नहीं चलेगी, दूसरी चल जाएगी, तो आप क्या करोगे, लेकिन चलेंगे तीनों। एक आपको चाहिए कि ये 20% भागी, ये 40% भागा और ये 70% भागा सपोज एक साल में, तो आपको तीनों के बेनिफिट लेने हैं। एक एवरेज रिटर्न ना मान लीजिए 25% आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप थोड़ा सा अपना ब्रैकेट इसमें लोगे, इसमें लोगे, इसमें लोगे, वो कहाँ से मिलेगा आपको, एक सेक्टर फंड्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है, सेक्टर फंड्स हमारे सर्टेन सेक्टर जो कि मान लीजिए हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इनमें जो पैसा लगाते हैं और स्पेसिफिक लगाते हैं, स्पेसिफिक लगाते हैं, ये हमारे सेक्टर फंड्स कहलाते हैं। लार्ज कैप फंड्स में हमारे जो होते हैं, जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, उन्हीं में पैसा अगर लगा रहा है कोई म्यूचुअल फंड, तो वो हमारा लार्ज कैप फंड कहलाता है। मिड और स्मॉल कैप जो उसके बाद की कंपनीज होती हैं उनमें पैसा लगाता है। तो अभी क्या है, सेक्शन 80C के थ्रू अगर हमें पैसे अपने सेव करने, सेविंग्स में इन्वेस्ट करना है, तो हम ईएलएसएस यूज कर सकते हैं। 80C में की लिमिट है, अभी 80C की जो लिमिट है टैक्स की, वो 1.5 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख रुपए तक आप फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए आईटी एक्ट में ईएलएसएस में लगा सकते हो। ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते पैसे, लेकिन हाँ आपको 10% 20% जिस भी ब्रैकेट 10% आपका इसमें सेफ गार्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। फिर इंडेक्स फंड है जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपके सेंसेक्स है या निफ्टी है, तो सिर्फ उनमें जो आपके स्टॉक्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करता है ये। और उनमें इन्वेस्ट जब करता है तो जैसे इंडेक्स चल रही होती है वैसे ही आपके फंड्स चल रहे होते हैं। ये हो गए आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। हम उसमें पैसे को कैसे लगा रहे हैं इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं, है ना। अब म्यूचुअल फंड्स हैं तो कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। एक एक करके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि प्रोफेशनली मैनेज्ड, ठीक है, प्रोफेशनल लोग इसे मैनेज कर रहे हैं। रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज में लगाता है, स्कीम्स में लगाता है, कंपनीज में लगाता है, उनके रिजल्ट्स देखता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करता है। ठीक है, तो सारी रेटिंग्स प्लान सारी चीजें चेक करता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो कहीं काफी हद तक कम हो जाता है और इनकम और प्रिंसिपल दोनों की हमारी सेफ गार्ड करता है। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि देखिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पेपर वर्क है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत कम है। आप एक मोबाइल से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो हमारा जो देखिए कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना, और हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी आपका इजी पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो एक इंडस्ट्री जो है सेबी के रेगुलेशन से गाइड हो रही है। ठीक है, हमारे जो म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी बॉडी है उसके थ्रू गाइड हो रही है। लो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी काफी लो हो गई है क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल मार्केट में करते हैं तो उसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती है। उससे कम में आपको यहाँ एसआईपी खुल जाती है। कई कई जगह बिल्कुल नो ब्रोकरेज में भी एसआईपी खुलते हैं लोग, है ना। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है कि कुछ ओपन एंडेड स्कीम्स हैं तो वहाँ पे हम जब चाहेंगे अपना पैसा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड स्कीम्स भी होते हैं, जैसे ईएलएसएस है वो 3 ईयर लॉक इन पीरियड के साथ आता है, लेकिन सारे हमारे लॉक इन पीरियड के साथ नहीं आते, कुछ हमारे ओपन भी रहते हैं। कभी भी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। तो ऐसे फंड्स में आपकी लिक्विडिटी की इशू नहीं आती। आपको T+2 डेज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
ठीक है, कट ऑफ टाइम और वो सो अब आप देख लीजिएगा, छुट्टियां जब होती हैं तो 5 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन भी लग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप मेरे से ये क्वेश्चन मत करना कि लिक्विडिटी तो 2 दिन में नहीं आती, 5 दिन में आती है, 10 दिन में आती है। मतलब आपका जब प्रोसेस होगा उसके 2-3 दिन 5 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं है, लेकिन हाँ, कंपेयर्ड टू अदर, आप लैंड लेके, लैंड आपने खरीदा, ठीक है, लैंड से कंपेयर करोगे तो काफी लिक्विड है, ठीक है। बैंक एफडी से करोगे तो लिक्विड नहीं है, लेकिन लैंड से या कोई और ऐसा एसेट है, कैपिटल एसेट है, उससे तो आपका है ना, ट्रांसपेरेंसी है। देखिए हर चीज आपकी, कुछ भी आप टैक्स दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी आपको रिसीट मिलती है, इनवॉइसेस मिलते हैं, और रिटर्न तो ऑफ कोर्स गुड है ही, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि बहुत सारे डूब गए थे, है ना। गुड रिटर्न्स इन जनरल, अगर 80-85%, 85-90% आपकी स्कीम्स अगर गुड परफॉर्म कर रही हैं तो वो गुड ही है। अब ये किस्मत की बात है कि आपने सारा पैसा 15% वाली स्कीम्स में लगा रखा है, तो आपको, ये तो कहावत है ना कि डोंट डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको म्यूचुअल फंड में भी एक आपका जो रेशियो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गए हमारे। सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी, उनकी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारी, डिसएडवांटेजेस है हमारी, देखिए, एक ही डिसएडवांटेज है कि ऑल म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट रिस्क में है, और कोई अश्योरेंस नहीं है कि जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। क्यों? या एनएवी जो होगी वो अप होगी, हमेशा डाउन भी हो सकती है। हमारी जो फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जो सिक्योरिटी मार्केट पे डिपेंड कर रही हैं, है ना, जो डिपेंडेंसी है वो क्या है। देखिए ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में मार्केट सीधा आपका 12,000 से 13,000 से गिर के 7,000 आ गया, ठीक है, 50% मार्केट गिर गया। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका, आपने जिस म्यूचुअल फंड में लगाया वो नहीं गिरेगा? क्यों? क्योंकि सब कुछ इन दी एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है आपका पैसे से लिंक है। लोग इतना हैवॉक क्रिएट कर दिए थे तो आपको गिरना ही था, ठीक है। ये डिसएडवांटेज किसी भी चीज में रहेगा ही, वो मोर देन अ डिसएडवांटेज एक रिस्क है जो कि रहेगा। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, तो हम उसके रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और उसकी इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसके रिटर्न्स को मापा जाता है, कैसे उसके रिटर्न्स को देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने रेशियोज होते हैं। तो 4 बेसिकली रेशियोज हैं जिनके थ्रू हम अभी बात करने जा रहे हैं। एक हमारा शार्प्स रेशियो है, एक जेनसेंस अल्फा रेशियो है, ट्रेनर रेशियो है, और फार्मास नेट सेलेक्टिविटी मेजर है। तो शार्प्स रेशियो क्या कहता है? शार्प्स देखो, इन्वेस्टमेंट डिराइव रिटर्न्स इनकम फ्रॉम फॉलोइंग बेसिस। देखो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे, वो रिटर्न कैसे मिलता है उन्हें? कैश डिविडेंड से मिलता है, कैपिटल गेन्स के डिसबर्समेंट से मिलता है, और एनएवी जो चेंजेस तो उनसे इन्हें आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, उस पे आएंगे, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो डायरेक्टली पूछा जाता है, फिर भी एक हम बात समझते हैं इसकी, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं कि शार्प्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। शार्प्स रेशियो हमारा, शार्प्स रेशियो क्या कहता है हमारा? शार्प्स रेशियो ये कहता है कि रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है? देखिए आरपी हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, ऐसे समझते हैं इसको कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13% मुझे रिटर्न मिलेगा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। रिस्क फ्री रिटर्न, अगर मैं इसको एफडी में इन्वेस्ट करता तो मेरे को 7% का रिटर्न मिलता, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमारा है क्या एक्चुअली? हमारा रिस्क का प्रीमियम है। मतलब हम इस 6% के लिए प्रीमियम दे, मतलब म्यूचुअल फंड में आए हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई वैल्यू है 3, तो ये रेशियो कितना आ गया? ये हो गया 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 2 रुपए कमाने के लिए आपको कितना रिस्क देना है? 1 रुपए देना है। 6 रुपए कमाने के लिए आपको 3 रुपए का रिस्क लेना है, ठीक है। अब ये कहता है कि हायर द शार्प्स रेशियो, जितना ज्यादा शार्प का रेशियो ज्यादा रहेगा, उतना आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर शार्प रेशियो ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो रिस्क का प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम मतलब कि आप रिस्क ले रहे हो तो आपको कितना प्रीमियम मिल रहा है?
उस रिस्क रिस्क पे प्रीमियम जो मिल रहा है आपको वो हमारा रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो अगर जितना ज्यादा प्रीमियम आपको मिल रहा है और आपका डेविएशन उतना कम है तो ये शार्प रेशियो हाई हो जाएगा। अब हाई जितना ज्यादा हो जाएगा उतना इसकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 2:1 है तो मतलब 2 रुपए का मतलब 2 आपको मिल रहा है रिटर्न और 1 का रिस्क लगाया आपने। 1 रुपए पे 2 रुपए मिल सकते हैं आपको। 5 है तो आपका आएगा कि 5 रुपए मिल रहे हैं अगर 20% का रिस्क हो गया ये। ठीक है, 100% रिटर्न के लिए 20% का रिस्क हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स भी शुरू करूंगा। अभी तक मेरे पास कमेंट सेक्शन में उसकी कोई डिमांड आई नहीं है ना। प्लस मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो भी वीडियोस हैं लोगों से आप शेयर करें। मैं न्यूमेरिकल्स तभी कराऊंगा जब ये एक्चुअली 89 आईसी 89 में मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो 1K व्यूज कर लेंगे। न्यूमेरिकल सीरीज में तभी शुरू करूंगा। ये मैंने एक सोचा हुआ है। ज़्यादा नहीं है 1K में बहुत ही कम डिमांड कर रहा हूँ। आई होप ये पूरी हो जाएगी एंड देन विल मूव ऑन टू अदर न्यूमेरिकल सीरीज ऑल्सो। ठीक है, आई एम गुड एट मैथ्स तो डोंट वरी, मैं आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से कराऊंगा। सारे आपको न्यूमेरिकल्स में आपके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हाइयर द शार्प रेशियो हाइयर इज द आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो अच्छा कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपका उतना बढ़िया आपका रिटर्न है। ठीक है, शार्प रेशियो, रिस्क प्रीमियम, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनर रेशियो की। ट्रेनर रेशियो क्या है? ये रिस्क रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो है। रिवॉर्ड आपको क्या होता है? देखिए रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड है कि आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, ये मैं मान लेता हूँ 12% है। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे हमें पोर्टफोलियो पे 12% का रिटर्न मिलेगा और हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हमारा रिटर्न आ गया? 7%। अब इसके नीचे हमारे पोर्टफोलियो के बीटा की वैल्यू है। अगर जितनी हाई बीटा स्टॉक्स में हमने लगा रखा होगा, ऐसे समझिए। बीटा क्या होता है? देखिए बीटा होता है कि मार्केट के अनुसार हमारा स्टॉक कैसे चलेगा। तो लो बीटा, मीडियम मतलब नॉर्मल बीटा और हाई बीटा। लो बीटा मतलब मार्केट चलेगा 100 पॉइंट, मार्केट हमारा क्या इंडेक्स है जो भी है, तो हमारा स्टॉक लो बीटा है अगर, तो वो 85 पॉइंट चलेगा। नॉर्मल बीटा है तो 100 पॉइंट्स का, तो हमारा स्टॉक चल रहा है, मार्केट इंडेक्स चल रही है और 100 ही पॉइंट्स हमारा ये चल रहा है, स्टॉक चल रहा है। और हाई बीटा है कि मार्केट तो चल रहा है 100 पॉइंट और हमारा स्टॉक भाग रहा है 200 पॉइंट, हाई बीटा। तो जितना हाई बीटा स्टॉक में हम लगाएंगे, ये नीचे की वैल्यू, हाइयर द डिनोमिनेटर लोअर द ट्रेनर रेशियो। मतलब अगर हम एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं ट्रेनर रेशियो के लिए तो हमें मीडियम बीटा या लो बीटा स्टॉक्स में लगाना होगा, जिनकी एक वो जिससे कि हम लो बीटा में करेंगे तो हमारा एक रिटर्न का जो एक रिवॉर्ड है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर का जो रेशियो है वो ये बताता है कि हाइयर रहेगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा और मार्केट रिस्क और वोलेटिलिटी के अनुसार। अब देखिए फार्मास नेट सेलेक्टिविटी रेशियो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब ये यूजीन फार्मा ने डेवलप किया था, इसमें इन्होंने एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया था जिसके अनुसार टोटल रिटर्न जो रहता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक रिस्क फ्री रिटर्न लेते हैं। ठीक है, टोटल रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल रिटर्न क्या होता है? एक तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, मान लो 5%। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपका रिटर्न आ रहा है वो आपका, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए आप रिस्क ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिटर्न। तो कैसे रिस्क फ्री रिटर्न में एक्सेस रिटर्न को देखा जाता है? तो मार्केट में रिस्क जो लिया उससे कितना मिला, डाइवर्सिफिएबल रिस्क जो लिया उससे कितना मिला, और प्योर सिलेक्शन से कितना मिला। तो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको का मैं न्यूमेरिकल बाद में डालूंगा। ठीक है, फार्मास नेट सेलेक्टिविटी रेशियो आप देख लीजिए, सबसे बड़ा फॉर्मूला आपका यही है। इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, कैसे बनते हैं वो हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब करेंगे, ये आपको देख लेना है कि कैसे आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जेनसेंस के अल्फा रेशियो की। इसके बाद हम बात करेंगे जेनसेंस के अल्फा रेशियो की। तो जेनसेंस का अल्फा रेशियो क्या कहता है? देखो जेनसेंस का अल्फा रेशियो ये कहता है कि जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना, और हमने जो एक्सपेक्ट किया था, अभी तक हमने क्या बात किया कि भैया रिस्क फ्री कितना रिटर्न है, वो नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि एक्चुअली कितना आ गया। सपोज हमारा एक्चुअल रिटर्न 12% आया, ठीक,
और हमने एक्सपेक्ट किया था 17%। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखिए, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 12%, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 17% रिटर्न आएगा, लेकिन आया 12%। तो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके नीचे हम डिवाइड करेंगे आपका जो अल्फा है, ठीक है, जेनसेंस का अल्फा। तो जेनसेंस का अल्फा क्या क्या बताता है कि देखिए, जेनसेंस का अल्फा ये बताता है कि जो हमने डिफरेंट लेवल के रिस्क लिए थे, उन पे हमें रिटर्न्स क्या मिला, और उनका जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है। तो जेनसेंस का अल्फा का जो रेशियो है, जो एपी है, ये जो वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं जेनसेंस का अल्फा। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये इंडिकेट करेगा कि परफॉर्मेंस बेटर है फंड की उसके पोर्टफोलियो के बीटा से, ठीक है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना है, मान लीजिए 12%, 17%, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न थी 12%, पॉजिटिव मान लीजिए 5। और जेनसेंस का अल्फा अगर पॉजिटिव है, समझिए पॉजिटिव है तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी आपकी, ठीक है, और पोर्टफोलियो का कुछ बीटा भी होगा। तो पॉजिटिव अल्फा फिगर जो आती है वो ये बताती है कि फंड की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है पोर्टफोलियो के बीटा से। और निगेटिव अल्फा इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस जो फंड की है वो अंडर परफॉर्मर है। जो हम बोलते हैं ना, न्यूज में, टीवी में दिखाते हैं कि अंडर परफॉर्मर है या ये परफॉर्मर है, तो ये कैसे हम डिनोट करते हैं, जेनसेंस के पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा को देखकर। अगर पॉजिटिव अल्फा है तो परफॉर्मर है, और नेगेटिव अल्फा है तो अंडर परफॉर्मर है, ठीक है। तो ये चार हमारे नेट क्या कहते हैं उसको, म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करने की टेक्निक्स होती हैं, या रेशियोज होते हैं, रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। तो आई गेस म्यूचुअल फंड के सेंस में, म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए फ्रेंड्स मैं एक नया वीडियो डालूंगा जो कि पार्ट 2 होगा, एंड देन हम डिस्कस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन और रेगुलेशन या फंड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, एंड काफ़ी देर हो गई है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल कल मैं वीडियो डालूंगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की, ठीक है। ये वीडियो कल अपलोड होगी दिन में। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। Please like and subscribe the channel.